बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम शाइस्ता अमीन पुंजानी है और आज का ये सेशन आगा खान हेल्थ वोट फॉर पाकिस्तान और आईएचपी एपी की जानिब से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। आज के इस सेशन का जो टॉपिक है वो है ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी दूध पिलाना एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। ये सेशन सिर्फ उन माँओं के लिए नहीं है जो दूध पिला रही हैं या दूध पिलाना चाहती है। ये उन तमाम लोगों के लिए है जो एक हेल्दी ब्रेस्ट फीडिंग कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। हमारे माशरे में ये देखा गया है कि बहुत कम लोग जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग आजकल करवा रहे हैं। इसी बात को डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने सेशन में दावत दी है डॉक्टर शनीला भिमानी को। डॉक्टर साहिबा जो है वो एक ईसीडी यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में उन्होंने स्पेशलाइजेशन की है और पेरेंट एजुकेशन में भी काम कर रही हैं। साथ ही साथ वो एक एसोसिएट डायरेक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। तो वेलकम डॉक्टर साहिबा ऑन द सेशन एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। हम ये बात करना चाहते हैं कि जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा मदर्स जो है वो प्रेफर कर रही हैं कि वो डब्बे का दूध या बॉटल फीड करवाएं रादर देन कि वो ब्रेस्ट फीड करवाएं या अपना दूध पिलाएं। हालांकि दूध पिलाना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे ऑडियंसेस को बताएं कि दूध पिलाने की क्या इम्पोर्टेंस है। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा सवाल ये पूछा। आजकल हम देख रहे हैं कि ट्रेंड्स, जैसे आपने बताया है, ये बहुत ज़्यादा इस कल्चर को प्रमोट करते हैं कि एक इजी वे आउट की तरफ मूव हो जाया जाए। ये समझना ज़रूरी है कि इब्तदाई बचपन की नशोनुमा, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर जो है वो है न्यूट्रिशन। हम्म। जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की। हम्म। और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगी तो बच्चे का न्यूट्रिशन नहीं होगा। हम्म। सो ब्रेस्ट फीडिंग सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक यानी जब हम इमारत क्रिएट कर रहे होते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा फाउंडेशन स्टोन्स पे हम फोकस करते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग एक फाउंडेशन स्टोन है। अगर वो फाउंडेशन स्टोन अच्छे तरीके से लगा हुआ है, उसमें सीमेंटिंग अच्छी की गई है, उसकी स्ट्रक्चर अच्छी है, तो वो बिल्डिंग अच्छी खड़ी होती है। बिल्कुल। इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग अगर एक्सक्लूसिव की गई है, बच्चे को रिस्पॉन्सिव तरीके से की गई है, अच्छी फीडिंग प्रैक्टिसेस प्रमोट की गई है, तो वो बच्चे की भी पूरी लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट करने में मदद साबित करती है। बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, तो इसके 3 तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट कि ये बच्चे के लिए कैसे बेनिफिशियल है, ठीक है ना। सो जब हम बच्चे की बात करते हैं तो हम इसे कहते हैं कि ये बच्चे के लिए गोल्डन लिक्विड है। ना गोल्डन लिक्विड जो है वो हम कोलेस्ट्रॉम मिल्क को कहते हैं, ठीक है ना, जो सबसे पहला माँ का दूध निकलता है। सो बच्चा पैदा होता है, हम बहुत सारे गिफ्ट्स लाते हैं। तो समझे बच्चे का ये पहला वो गिफ्ट, पहला वो तोहफा है जो माँ उसे देती है, जो कि माँ का सबसे पहला दूध होता है। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी हर रोज़ बच्चे को एक गोल्ड गिफ्ट करना इन फॉर्म ऑफ फीडिंग। सो इसकी वो वैल्यू है बच्चे की इम्यूनिटी के लिए। ये बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुस्बत साबित होता है, पॉजिटिव है। इससे बच्चे की एक, हम कहते हैं, गट माइक्रोबीम। सो ये वो गट बैक्टीरियाज होते हैं जो बच्चे को अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं, जिससे कि उनकी स्टमक डेवलप होती है, उनकी एजिलिटी डेवलप होती है, उनका हाजमा डेवलप होता है, उनकी जो है बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशन से फ़ाइट करने की सलाहियत पैदा होती है। सो बच्चे के लिए इसकी इम्पोर्टेंस उसकी इम्यून बूस्टिंग के तौर पे सबसे ज़्यादा ली जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये माँ के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। सो माँ, आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेबी ब्लूज़ होते हैं डिलीवरी के बाद। माँ की मेंटल हेल्थ थोड़ी सी जो है वो अक्सर हमारे लिए, हमें चैलेंजेस फेस आते हैं। माँ जो है उनकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ यानी कि उनकी उनकी जिस्मानी नशोनुमा जो माँ की होती है, वो सारी चीज़ें थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग से प्रमोट होती है। साइंस और एविडेंस कहते हैं कि एक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग 1 साल तक प्रोवाइड की जाए, 6 महीने तक एक्सक्लूसिव और फिर 1 साल तक बच्चे की ऑन डिमांड पे वो अगर ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट की जाए, तो इससे कैंसर प्रिवेंट होता है, इससे ऑस्ट्रोपोरोसिस प्रिवेंट होता है, मदर की बोन हेल्थ अच्छी होती है, मदर की इम्यूनिटी अच्छी होती है। सो माँ और बच्चे के लिए ये मोस्ट बेनिफिशियल है।
अब मैं ये भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये कम्युनिटी के लिए कितना बेनिफिशियल है। हम सोचते हैं चलें ब्रेस्ट फीडिंग है, बच्चे और माँ तक लिमिटेड होगा, बट कम्युनिटी के लिए ऐसे बेनिफिशियल हैं कि आप कम्युनिटी को थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे हेल्दी इंडिविजुअल्स दे रहे हैं, जो कि फ्यूचर में जाके एक हेल्दी इंडिविजुअल्स होंगे। ये नोट किया जाता है साइंस में कि अगर वो बच्चे जिनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिल रही है, वो बड़े होकर उनमें कम बीमारियां होती है, वो ज़्यादा एजाइल होते हैं, वो ज़्यादा रिजिलियंट होते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में, वो फिज़िकली उनके इंडिकेटर्स बेहतर होते हैं कंपेयर टू द वंस जिनको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती है। सो अगर आपके माशरे में हेल्दी इंडिविजुअल्स होंगे तो आपका माशरा अल्टीमेटली ग्रो करेगा, इकोनॉमिकली ग्रो करेगा। सो ना सिर्फ माँ, ना सिर्फ बच्चे, बट ये पूरे माशरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत अच्छा एक होलिस्टिक वे में हमें जो है ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस समझाई है। अक्सर माएँ जब डिलीवरी के बाद जो है ना हमसे ये सवाल करती हैं कि हमें कब पिलाना चाहिए दूध, कितनी जल्दी शुरू करवाना चाहिए, या इसकी फ्रीक्वेंसी या टाइमिंग के बारे में बड़े उनके सवालात होते हैं कि कितनी देर में पिलाना है, दिन में कितनी बार पिलाना है। तो इसके बारे में आप हमें ज़रा गाइड करें। क्योंकि मैं एक अर्ली चाइल्डहुड प्रैक्टिशनर हूँ तो मैं आपको इस लिहाज से ज़रूर जवाब देना चाहूँगी कि अगर कोई भी सवाल इस तरह का किया जाए कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग कब से शुरू करनी चाहिए, तो एज सून एज ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जैसे ही आपका बेबी डिलीवर हुआ तो आप देख रहे होते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड अटैच्ड होती है। सो ब्रेस्ट फीडिंग से पहले शुरू हो जाती है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। वही अम्बेलिकल कॉर्ड से जब बच्चा जो है, डॉक्टर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि वो बेबी को रख दे माँ के पेट पर, और बेबी आहिस्ता आहिस्ता क्लाइम करके वो जाता है माँ की छाती की तरफ। जब वो माँ की छाती की तरफ जाता है, वो खुद ब खुद बहुत नेचुरली टूवर्ड्स जो है वो अपना जो है वो ब्रेस्ट फीड, अपना फीड खुद ढूंढता है। ये बच्चे के अंदर सलाहियत होती है बहुत नेचुरली। और ये सबसे पहला स्टेप है ब्रेस्ट फीडिंग का कि बच्चे को माँ के पास रख दिया जाए, बच्चा अपनी फीड खुद ढूंढे, खुद लैच करता है बच्चा। ये बहुत ब्यूटीफुल नेचुरल प्रोसेस है। और सबसे पहला फीड जो है वो बच्चा अपना खुद लेता है। सो डिलीवरी के फ़ौरन बाद जो फीड है, जो पहला मिल्क है माँ का, लाइक आई मैंशनड ऑल्सो कि ये जो है गोल्डन लिक्विड है। मैं इससे ज़्यादा इसको एम्फेसाइज़ नहीं कर सकती कि समझें कि ये पहला वो तोहफ़ा है जो माँ अपने बच्चे को देती है। सो डिलीवरी के फ़ौरन बाद और 2-3 दिन तक आपको कोलेस्ट्रॉम, जो पहला मिल्क होता है, वो देना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। सेकंड सवाल आपने किया कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी इसकी जो है वो ऑन डिमांड, हम एज प्रैक्टिशनर्स कहते हैं कि ऑन डिमांड होनी चाहिए। पर चूँकि बेबीज़ बहुत छोटे होते हैं, सो कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही आपका न्यू बॉर्न है, 1-2 हफ्ते के अंदर आप उनको, 1-2 महीने तक बल्कि आप उनको 2-2 घंटे में फीड्स देते रहें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, 3 टू 6 मंथ्स पे आता है, उसमें आप ड्यूरेशन को थोड़ा कम करते जाते हैं। फिर आप उनको हर 3-4 घंटे में फीड दे रहे होते हैं, ऑन डिमांड भी दे रहे होते हैं, बट 3-4 घंटे में आप इंश्योर कर रहे होते हैं कि आप फीड प्रोवाइड करें। इसको समझना बहुत आसान है। जब न्यूबॉर्न पैदा होता है ना, तो न्यूबॉर्न के स्टमक होता है एक छोटे कंचे के जितना, जिसे हम कहते हैं ना वो मार्बल स्टोन। सो इतना सा स्टमक होता है, कुछ 5 to 7 cc उसको मिल्क की उसकी इनटेक होती है। सो 5 to 7 cc कितना हुआ, अगर आप एक स्पून में रख कर देखें तो कुछ कतरे, कुछ 1-2 स्पून्स मुश्किल से। सो वो बच्चे का एक इनटेक होता है। सो आपको हर 2 घंटे में वो बच्चे को खुद से जो है अपने ब्रेस्ट के करीब लाकर उसे ऑफ़र करना चाहिए अपना फीड, ताकि बच्चे की भी एक लैच डेवलप हो और आपकी भी इसमें एज अ मदर जो है वो आपकी मिल्क प्रोडक्शन में बहुत इजाफा हो। जैसे 3 to 6 मंथ्स का बच्चा होता है, वो जो है थोड़ा ज़्यादा मेच्योर्ड बच्चा होता है, उसे अंदाज़ा होता है, तो वो आपसे खुद भी ऑन डिमांड करता है, मगर आप खुद भी 3-4 आवर्स में चेक कर सकते हैं। और वंस बच्चा बेबी सब 6 मंथ्स का हो जाता है, तो नेचुरली विद सॉलिड आप उसको थोड़ी थोड़ी ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड दे सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छा कोलोस्ट्रम के बारे में बताया और हाईलाइट किया, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो उसे गंदा दूध समझ के उसको ज़ाया कर देते हैं। हालांकि वो खुदा की तरफ से हमें नेमत मिली है कि एक नेचुरल एंटीबायोटिक के तौर पर बच्चे की इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट में या बच्चे की कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में हमारा बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। हमसे ये भी पूछा जाता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है ब्रेस्ट फीडिंग के, मदर के ऊपर भी और चाइल्ड के ऊपर भी, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहें। ये बहुत आपने अगेन बहुत ही वाइटल क्वेश्चन पूछा है।
जो बेनिफिट्स की जब हम बात करते हैं तो मैं चाहूँगी सिर्फ माँ और बच्चा नहीं बल्कि हम कम्युनिटी और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल बेनिफिट्स, ग्लोबल बेनिफिट्स की भी बात करें इसके अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चे से। माँ के दूध में इस तरह के न्यूट्रिएंट्स नेचुरली इनबिल्ट होते हैं जो कि बच्चे की इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करते हैं, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं उस लेवल तक कि फ्यूचर में वो उनके पास ऐसे गट माइक्रोबियम्स जो हैं वो डेवलप हों जिससे वो फ्यूचर में बैक्टीरिया, वायरल्स, डिफरेंट चीज़ों को फाइट करने की कैपेसिटी उनके अंदर हो। सो ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे इम्यूनिटी बिल्ड होती है बच्चे की। तो जब इम्यूनिटी बच्चे की बिल्ड होती है तो उनकी हेल्थ रेजिलियंस अल्टीमेटली बिल्ड होती है। जब हेल्दी और अच्छे बच्चे होते हैं, फिज़िकली फ़िट होते हैं, फिज़िकली एजाइल होते हैं, तो बच्चे जो हैं वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो एकेडमिक बेनिफिट्स बहुत होते हैं फ्यूचर के। जब एकेडमिक्स और दूसरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे पार्टिसिपेशन अच्छा करते हैं तो इनसे उनकी सेल्फ़ एस्टीम, सेल्फ़ रेजिलियंस बहुत इम्प्रूव होते हैं। तो साइको सोशल बेनिफिट्स होते हैं बच्चे के। सो वो होलिस्टिकली ब्रेस्ट फीडिंग लॉन्ग टर्म बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। सेकंड हम बात करेंगे मदर की, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जिस तरह से माँ जो है उनके लिए एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत ज़्यादा काम करता है ब्रेस्ट फीडिंग। साइंस एंड एविडेंस और डेटा ये कहता है कि वो माएँ जो दूध अपना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं और जो ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू भी रखती हैं, उनमें रिलेटिवली कम चांसेस होते हैं या वो रिलेटिवली ज़्यादा एम्पावर्ड या प्रिवेंटिव तरीके से उनके लिए काम कर रहा होता है, क्योंकि वो उनको कैंसर प्रिवेंटिव एजेंट्स होते हैं इसके अंदर। ऑस्टियोपोरोसिस से उनकी जो है वो सेफ गार्डिंग होती है, जो मैंने पहले भी बताया आपको। सो ये माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सिमिलरली माएँ जब ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे से करती है तो उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हांस होती है बच्चे से। जब वो बॉन्ड बचपन से ही बढ़ता है माँ और बच्चे के बीच में, और इवन अगर फादर भी पार्टिसिपेट करते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, तो वो जो एक फैमिली बॉन्डिंग क्रिएट होती है ना, वो बहुत बेनिफिशियल होती है पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग, अटैचमेंट एंड इंटरेक्शन के लिए। सो अगर माँ से एक अच्छा बॉन्ड बच्चे का होगा तो अल्टीमेटली जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो बॉन्डिंग और स्ट्रेंथन होती जाती है। सो माँ के लिए मेंटल हेल्थ, माँ की मेंटल हेल्थ के लिए, माँ की सेल्फ एस्टीम के लिए, पेरेंटिंग रेजिलियंस के लिए, जिसके लिए लोग इतनी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुस्बत साबित होता है, बहुत ही पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं कम्युनिटी, नेशनल और ग्लोबल लेवल पे। अब वो बच्चे जो ब्रेस्ट फीड किए हुए होते हैं, जिनके पास एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का जो है एक्सपोजर होता है, वो बच्चे हेल्दी और रिजेलियंट होते हैं। जब हेल्दी एंड रिजेलियंट बच्चे आपके पास होते हैं तो वो ग्रो अप करते हैं एज हेल्दी एंड रिजेलियंट इंडिविजुअल्स। अब जब आपकी कम्युनिटी में हेल्दी एंड रिजिलियंट इंडिविजुअल्स होंगे तो नेचुरली वो आपकी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा एंगेज्ड होंगे। जब कम्युनिटी में एंगेज्ड होंगे तो आपके सोशल और इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स दोनों राइज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हेल्दी इंडिविजुअल्स कम बीमार होते हैं, हेल्दी इंडिविजुअल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हेल्दी इंडिविजुअल्स के रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, हेल्दी इंडिविजुअल्स क्रिएटिव होते हैं। तो इस तरह से वो आपकी इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर्स को भी इम्पैक्ट कर रहा होता है। एक आपने बहुत अच्छी जो है ड्यूरिंग डिस्कशन बात की थी कि ट्रांस जनरेशनल इफेक्ट्स भी होते हैं, यानी अगर कोई माँ अपना दूध पिला रही है उस बच्चे के ऊपर भी इसका इफेक्ट है और उसके आने वाली जनरेशन पे भी उसका इफेक्ट है। मैं चाहती हूँ वो भी आप इस बारे में भी आप हमारी ऑडियंस को बताएं। बिल्कुल। तो लाइक आई मेंशन कि बच्चे, माँ, कम्युनिटी और ग्लोबल इंडिकेटर्स पे तो इम्पैक्ट होता है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। अब वो बच्चे जिनको ब्रेस्ट फीड करवाया होता है उनकी इम्यूनिटी इन्हांस्ड होती है। जब अच्छी इम्यूनिटी होती है तो जेनेटिकली उनका मेकअप, उनका स्ट्रक्चर ऐसे बिल्ट इन होता है। जब वो पेरेंट्स बनते हैं तो नेचुरली उनमें वो जीन्स होती हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी के साथ होती हैं। तो जब उनके बेबीज़ होते हैं तो उनमें भी वो जीन्स ट्रांसफ़र होती हैं, और अगर फॉर्चुनेटली वो भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं तो उनके बच्चों में भी ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है। एंड दैट इज़ वाई वी से कि ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पैक्ट जो है वो वन जनरेशनल नहीं है बल्कि ट्रांस जनरेशनल है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन आप वो एक ब्रेस्ट फीडिंग की एक्टिविटी के ज़रिए अपनी बहुत सारी जनरेशन्स को बेनिफिट कर रहे होते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। बिल्कुल। और एक जो रिसर्च भी कहती है, आई थिंक
बहुत सारे पेरेंट्स भी पूछते हैं ना अक्सर कि आप अपने बच्चे को क्या खिलाती हैं, उसका आईक्यू बड़ा शार्प है या वो बच्चा बहुत अच्छा जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज हम्म। में। तो हमारी माओं को भी आप मैसेज दें कि जो दूध पिलाने जिनको दूध पिलाया गया होता है अपना, तो वो बच्चों का आईक्यू में और जो बॉटल फीड वाले बच्चे के आईक्यू में क्या फर्क। वैसे आईक्यू जो है वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें कि पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन होता है, किस तरह की आप बच्चों को रिसोर्सेज देते हैं उसका इम्पैक्ट होता है। बट येस, एज पर साइंस एंड डेटा एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि जिन बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराया जाए उन बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होती है, क्योंकि उनको वो सपोर्ट मिलता है। और मैं ये चाहूँगी कि जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो तो किसी भी आउटकम को दिमाग में रख कर ना ब्रेस्ट फीड हम्म। करवाएं। आप ब्रेस्ट फीड इसलिए अपने बच्चे को करवाएं क्योंकि वो आपके बच्चे के लिए एक बेहतरीन चॉइस है। ना कि हम ये सोचें कि मैं ब्रेस्ट फीड कराऊंगी तो मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा, मैं ब्रेस्ट फीड कराऊंगी तो मेरा बच्चा बहुत फिजिकली एजाइल होगा। ये सब चीज़ें ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स हैं, बट व्हेन यू आर डूइंग अ ब्रेस्ट फीडिंग एक्टिविटी एंड व्हेन यू आर ऑफरिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, आपको दो चीज़ें जहन में रखनी है। एक, ये आपके और आपकी बच्चों के सेहत के लिए बेहतरीन डिसीशन है। दूसरा, आपके बच्चे का ये राइट है। अगर आप में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर आपको रोका नहीं गया है ब्रेस्ट फीडिंग करने से, तो ये आपके बच्चे का राइट है कि आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। सो अपने दिमाग में और कोई आउटकम ना लें, सिर्फ ये दो आउटकम जहन में रखें कि ये आपके बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन डिसीशन है, उनकी लाइफ का और आपकी लाइफ का। और सेकंड, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं, आपको रोका नहीं गया है, तो ये बच्चे का राइट है। और एज अ पेरेंट आप चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को उनका राइट प्रोवाइड करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, आपके पास भी बहुत सारे पेरेंट्स और मदर्स आती हैं कंसल्टेशन के लिए, और अक्सर उनके पास बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस होते हैं कि गलत फहमियाँ होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड। उमूमन जो है हम रेगुलर बेसिस पे ये सुनते हैं कि हमारे घर में जो बड़े बूढ़े वो कहते हैं कि भाई दाल नहीं खाएं या गोभी नहीं खाएं, जिसकी वजह से बच्चे को गैस हो जाएगा या दस्त लग सकते हैं, बच्चे को मरोड़ हो सकती है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है। ये बहुत ही आपने की पॉइंट बताया, क्योंकि हमारे पास भी काफ़ी ऐसी चीज़ें, काफ़ी मिथ्स ऐसे आते हैं, पेरेंट्स जब बताते हैं हमें। इसमें इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि जब आप खाते हैं तो आपका खाना आपके अंदर ही डाइजेस्ट हो रहा होता है, राइट। उससे जो न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट होते हैं वो आपके मिल्क का पार्ट बनते हैं। सो वो मिल्क बच्चे के लिए जो है वो ऑलरेडी एक फ़िल्टर्ड तरीके से वो होता है। एज़ पर डेटा और साइंस ऐसे बहुत कम फूड्स आप देखेंगे लिटरेचर में जो लिखे हुए हैं जिनके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बच्चों की फीडिंग पे या बच्चों के हेल्थ इंडिकेटर्स पे। हाँ, बहरहाल सम मेडिसिन्स जो हैं उनका इम्पैक्ट होता है ज़रूर। तो इसके लिए ज़रूरी है जब भी आप अपने पीडियाट्रिशियन या जब भी आप ऑब्स्टेट्रिशियन के पास आप कंसल्टेशन पर जाएं, तो पहली बात उनको बताएं कि मैं एक ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेटिंग मदर हूँ। सेकंड बात, आप उनसे पूछें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे जहन में रखनी है जिससे मेरी फीड या मेरी फीड के थ्रू मेरे बच्चे पर असर हो सकता है। अदरवाइज़ ये एक मिथ ही है, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसका कोई एक ऑनेस्ट एविडेंस नहीं है। सो ये वैसी चीज़ है जो कि हम सुनते ज़रूर हैं, मगर इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि एज सच आपने दाल खाई तो बच्चे को मोशंस हो गए, या जो है आपने गोभी खाई तो बच्चे के पेट में मरोड़ आ गई, या जो है आपने कुछ ऐसी ठंडी मीठी चीज़ खा ली जिससे बच्चे को नज़ला हो गया, या ऐसी कोई भी डिफ़िकल्टीज़ अगर आप अपने बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम से कंसर्न्ड होते हैं तो प्लीज़ उनके न्यूनेटोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें। बिल्कुल, ये क्लेरिफाई करना लोगों को बहुत हम्म। ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंटल डिसीजंस है तो वो उस पर डिपेंड करते हैं। दूसरी बात ये कि जब बच्चा पैदा हो जाता है, अक्सर ये देखा गया है कि फैमिली में ये कहा जाता है कि अब बच्चा पैदा हो गया है ना, अब ये माँ की जिम्मेदारी। तो ये बात जो है ना, आई फील कि ये इस तरह से नहीं जो है ना होना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो हर किसी की जिम्मेदारी है, जैसे आपने कहा कि क्योंकि वो सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करता है। एज अ हेल्थ केयर वर्कर भी हमारी कुछ इसके ऊपर जिम्मेदारी है, एज अ फैमिली मेंबर भी हमारी जिम्मेदारी। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसकी जो है किस तरीके से हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं एक ब्रेस्ट फीडिंग कल्चर को, तो उसके बारे में बिल्कुल। हाईलाइट करें। अगेन आपने बहुत ही रिफ्लेक्टिव सवाल एक पूछा है कि अक्सर हम बच्चे को किसी एक पेरेंट की जिम्मेदारी कहते हैं, या किसी भी पेरेंटिंग एक्ट को एक पेरेंट की जिम्मेदारी कहते हैं, विच
अगर आप कोई लिटरेचर ले लें या आप किसी किसी से भी पूछ लें, किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लें, किसी भी फील्ड के रेलेवेंट पर्सन से पूछ लें, इसका जवाब होगा नहीं। और आपने लिटरेचर में भी पढ़ा होगा कि इट टेक्स अ कम्युनिटी एंड इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, एंड दैट प्रोवर्ब इज़ प्रिटी मच ट्रू। क्योंकि ये सिर्फ माँ या ये सिर्फ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, बट एक बच्चा जो है वो एक ऐसे सेंटर में होता है, उसका सबसे पहला सर्कल जो होता है वो होते हैं उसके माँ बाप, यानी वो दोनों की जिम्मेदारी होता है। तभी हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग, रिस्पॉन्सिव मदरहुड, रिस्पॉन्सिव फादरहुड नहीं, अलग अलग करते हैं। रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग को हम ज़्यादा इनकरेज करते हैं। उस सर्कल से बाहर सर्कल होता है फैमिली का, दोस्तों का, और ऐसे क्लोज नेबरहुड का जो कि बच्चों पर असर दे सकते हैं। उससे बड़ा सर्कल फिर हम देखते हैं जो कि होता है स्कूल, हेल्थ केयर सेंटर्स, अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स, प्लेग्राउंड्स, आपकी डिफरेंट विसिनिटी। सो वो एक सर्कल के अपने असरात होते हैं बच्चों पर, और उनका भी बहुत रोल होता है चाइल्ड रेयरिंग में। फिर उससे बड़ा एक सर्कल होता है पॉलिसीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोग्राम्स। सो ये जब एक बच्चा सेंटर में होता है तो माँ बाप भी उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, उनके पीयर्स भी, उनके नेबरहुड, उनके रिश्तेदार, उनके फैमिली भी उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, उसका एनवायरनमेंट, उसकी स्कूल, उसका सेंटर भी उस पर इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, पॉलिसीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोग्राम्स भी हो रहे होते हैं। सो बात आती है कि बच्चे को या ब्रेस्ट फीडिंग कल्चर को सपोर्ट कैसे करें। तो बच्चे के सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो होता है बच्चे की माँ। तो सबसे पहला सपोर्ट देना है हमें उस माँ को, जिसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बच्चे का जो माँ है। सो माँ की मेंटल हेल्थ, माँ को वो रेस्ट देना आफ्टर डिलीवरी, माँ के लिए वो कंड्यूसिव पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना घर में ताकि वो कंफर्टेबली ब्रेस्ट फीड कर सके। क्योंकि 3 C's माँ को देखने होते हैं ना बच्चे के। 3 C's ब्रेस्ट फीडिंग के ये होते हैं, सबसे पहला C होता है कनेक्ट, तो यू कनेक्ट टू योर चाइल्ड। दूसरा सी होता है कंफर्ट, इंश्योर कि आप कंफर्टेबल है, बच्चा कंफर्टेबल है। एंड तीसरा सी होता है कंपैशन, यानी बच्चे से आप बहुत प्यार और मोहब्बत, वो बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। सो अगर माँ को आपको ये 3 C's देने हैं तो माँ को भी आपको ये 3 C's देने हैं, राइट। सो माँ के लिए भी केयर, कंपैशन एंड कंफर्ट देना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है बाप। नाउ बाप को भी वो थोड़ी सी जो है हम कहेंगे सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है माशरे से, ताकि वो अपने स्पाउस, डिलीवर्ड मदर को सपोर्ट कर सकें। इसमें फादर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि फादर्स को भी हम बहुत एनकरेज करते हैं कि वो स्किन टू स्किन करें। जब बेबी ब्रेस्ट फीड कर रहा हो और वो घर में अराउंड है तो बैठें, पीछे से पोम सिंग करें, या बेबी की जस्ट उंगली पकड़ लें, या बेबी को अपनी उंगली दे दें तो बेबी की वो जो है वो खुद ही रिफ्लेक्सिविटी से आपका अंगूठा या आपकी उंगली पकड़ लेगा। तो इंगेज हो उस प्रोसेस में, प्रोसेस ऑफ फीडिंग में भी इंगेज हो, प्रोसेस ऑफ केयर गिविंग टू योर स्पाउस एंड योर न्यू बॉर्न में भी इंगेज हो। अब फादर के बाद रोल आता है फैमिली का। फैमिली के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें कि जब भी कोई क्वेरी हो नए माँ बाप के पास या जो नए पेरेंट्स हैं, उनको चैनल करें एक राइट प्रोफेशनल के पास। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो साइंस, जो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो जो मैं पेरेंटिंग कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी टिप्स, वो सारे रूल्स मेरे बच्चे जब पेरेंट्स बने उन पे अप्लाई हों। तो वो चैनल के लिए एनकरेज करना कपल को कि वो उनको अप्रोच करे, जैसे कि वो अगर उनके पास ब्रेस्ट फीडिंग की क्वेरीज है तो एक लैक्टेशन कंसल्टेंट के पास जाएं, या अगर लैक्टेशन कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है तो किसी ऐसी फैसिलिटी में जाएं जहां पर एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस हो रही है, जहां पर नर्सेज अवेलेबल हैं एज ब्रेस्ट फीडिंग चैम्पियंस। अगर वो भी अवेलेबिलिटी नहीं है तो किसी पीडियाट्रिशियन या किसी ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाएं। बट घर में कोशिश करें कि ऐसी एडवाइसेस ना दें कि जो कि उन पेरेंट्स के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं तो उसको शेयर करें, प्रमोट करें एक वो कंफर्ट जोन दोनों नए डिलीवर्ड पेरेंट्स के लिए कि वो अपने आप को इस पूरे प्रोसेस से बहुत स्मूथली निकाल सकें। तो ये रोल होता है फैमिली का। देन उसके आगे का सर्कल जब हम देखते हैं तो वो होते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, बिकॉज पहले 6-8 महीने में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड होते हैं पेरेंट्स के साथ। सो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को चाहिए कि अपने पास एक लैक्टेशन कंसल्टेंट ज़रूर रिक्रूट करें। हर हॉस्पिटल, हर हेल्थ केयर सेंटर में किसी भी नर्सेस, किसी भी 2 या 4 नर्सेस को आप लें,
उनको लैक्टेशन की ट्रेनिंग करवाएं, इंटरनेशनल लाइसेंस दिलवाएं, नेशनली उनको अच्छी तरह ट्रेन करवाएं और वो फैसिलिटी ज़रूर रखें अपनी फैसिलिटीज़ में। एक लैक्टेशन कंसल्टेंट का हेल्थ केयर फैसिलिटी में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हेल्थ केयर सेक्टर इस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट कर सकती है। अब बात आती है पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर अब बात आती है पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो है वो आप कंड्यूसिव बनाएं। हर सेंटर, हर फैसिलिटी में एक छोटा ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर बनाएं। अगर कॉर्नर की पॉसिबिलिटी है तो कॉर्नर रखें। अगर रूम की फैसिलिटी है तो ऑल द मोर बेटर, एक नर्सरी होना ज़रूरी है। मगर ब्रेस्ट फीडिंग हब्स हर ऑफिस, हर फैसिलिटी, हर उस जगह पर होने चाहिए जहाँ पर एक माँ और एक न्यूबॉर्न आता है। सो पॉलिसी को इस तरह से इन्फ्लुएंस करें। और जब ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रही होती है, तभी हम कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप एक मदर को लें, मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ, बट फॉर इंस्टेंस 1 घंटे के लिए मैं बेबी को लेकर कहीं जा रही हूँ ना, वो 2 घंटा हो गया और मुझे बेबी को फीड कराना है। अगर मेरे पास रूम नहीं है तो मैं क्या करूँगी? इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट ज़रूरी है। बेबी को कौन सी पोजीशन में मुझे फ़ीड कराना है, कितनी रिस्पॉन्सिवनेस से मुझे फ़ीड कराना है, अगर मेरे पास वो नॉलेज नहीं है तो मेरी फीडिंग में इम्पैक्ट हो सकता है। वो नॉलेज मुझे कौन देगा? हेल्थ केयर प्रोवाइडर देगा। सो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग को हमेशा एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है, बिकॉज इसमें माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल, हर हर लेवल के लोगों का, हर लेवल के स्टेक होल्डर्स का बहुत रोल होता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से इलेबरेट करके हमें बताया कि हर मेंबर जो कम्युनिटी का है वो किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को। कई दफ़ा पे हमें ये प्रॉब्लम्स आती है कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं वर्किंग मदर्स की, कि वो बेचारे करवाना भी चाह रहे होते हैं हम्म। एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड, लेकिन कभी किसी को 30 दिन की छुट्टी मिली, किसी को 40 दिन की छुट्टी मिली, उसके बाद का क्या होगा? तो वो उनको क्या आप टिप्स देना चाहें कि वो किस तरीके से प्लान आउट करें? पहले तो बहुत ज़रूरी है कि अपने एम्प्लॉयर से ज़रूर बात करें कि फ़र्स्ट 3 मंथ्स एक ऑफिशियल राइट है एक मदर का टू गेट द मैटरनिटी लीव्स। अगर किसी वजूहात के बेसिस पर आप वो लीव नहीं ले सकते हैं या वो फैसिलिटी आपको नहीं मिल सकती है, तो ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेशन एक बहुत अच्छा एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं। अपने ब्रेस्ट फीड को जो है आप एक्सप्रेस करके स्टोर कर सकते हैं ना। चूँकि ये इतना नेचुरली और इतना, वो कहते हैं ना, ऑर्गेनिकली डिज़ाइन कुदरत का निज़ाम है कि आप अपना ब्रेस्ट फीड सिंपली एक्सप्रेस करके एक बोल में रख के उसको ढाँक के अच्छे से फ्रिज में रख सकते हैं। वो अप टू 4 to 6 आवर्स रह सकता है। एंड आप जब आएँ तो उसको थोड़ी देर, या घर में आपके कोई हो जैसे फ़ीड आपको स्पून से फ़ीड करवाना हो, तो उसने वो प्याला बाहर निकाला, रूम टेम्परेचर पे लाया और बेबी को फ़ीड करा दिया। सिमिलरली अगर आपको थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जाना है तो मार्केट में से बहुत सारे सैनिटाइज्ड प्लास्टिक बैग्स आते हैं, आप उसमें भी एक्सप्रेस करके अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है, अपनी फीड जो है, वो सेव कर सकते हैं। वो अप टू 24 आवर्स, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टेम्परेचर पे रख रहे हैं, इसकी लाइफ अप टू 6 मंथ्स तक हो सकती है, 3 to 6 मंथ्स तक, डिपेंडिंग ऑन कि आपके फ्रिज का टेम्परेचर क्या है। सो अगेन अगर आपके पास ऐसी कोई भी जो है वजूहात हैं जिससे आपको काम फ़ौरन से ज्वाइन करना है, तो प्लीज़ एक सेशन आप ज़रूर लें लैक्टेशन कंसल्टेंट से और उनसे समझें कि किस तरह आप ब्रेस्ट फीड को जो है वो स्टोर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसके क्या तरीके हैं। बट ये बिल्कुल ही मिथ है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग होकर, वर्किंग वुमेन होकर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते हैं। ग्लोबली ऐसे बहुत मॉडल्स हैं जहाँ पर औरतें जो हैं वो काम करके भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं, और इसके बहुत इजी मेथड्स हैं और बहुत लो कॉस्ट मेथड्स भी हैं। सो ये आप ज़रूर ध्यान में रखें कि आप इंश्योर करें एज पेरेंट्स कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हो, अगर आप वर्किंग मॉम हैं तो। बिल्कुल। और कई जगहों पे हमें ये इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को, मदर्स को देनी पड़ती है कि ऐसी क्या चीज़ें वो ऑब्जर्व करें अपने अंदर, जिसमें उनको ये पता चले कि हाँ, दिस इज़ द राइट टाइम, कि अभी उनको किसी डॉक्टर के पास, कंसल्टेंट के पास या किसी एक्सपर्ट से रिजू करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे क्या चीज़ें वो देखें अपने अंदर तो फौरन उनको जाना चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि आपकी फीडिंग में पेन बहुत ज़्यादा है, तो पहला पॉइंट है कि पेन, अगर आपको लग रहा है कि ये एक कंसिस्टेंट पेन है,
आपके लिए एक पेनफुल प्रोसेस है ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये एक पहला इंडिकेटर है। और ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कोई सूजन है, कोई सोरनेस है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, कोई कट्स हैं जो कि आपको अनयूजुअल लग रहे हैं, दैट इज़ द टाइम वेर यू कैन गो टू अ कंसल्टेंट एज वेल। तीसरा वो वक्त है जब आपके दिमाग में ऐसी कोई भी क्वेरी आए जिसके लिए आप थोड़े से अनसर्टन हैं, तो अपनी क्वेरीज़ को जॉट डाउन करके भी आप फ़ौरन से कंसल्टेशन ले सकते हैं। बट आई वुड स्ट्रांगली एनकरेज कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनको ज़रूर 2 सेशन लैक्टेशन कंसल्टेंट से लाजमी लेने चाहिए। पहला सेशन आप जब लें जब आप अपने एंटीनेटल पीरियड में हो, यानी जब आपकी प्रेगनेंसी 6 या 7 महीने की हो, तभी से अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें कि ब्रेस्ट फीडिंग का पूरा प्रोसेस क्या है, स्किन टू स्किन क्या होता है, पहला घंटा को गोल्डन आवर क्यों कहते हैं, गोल्डन लिक्विड क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या टाइप्स हैं, मिल्क के क्या टाइप्स हैं, पूरा प्रोसेस समझें। और एक सेशन आप लें राइट आफ्टर द बर्थ, जब आप पोस्टपार्टम के लिए आते हैं, या इनफैक्ट पोस्टपार्टम से भी पहले राइट आफ्टर डिलीवरी एक सेशन भी लैक्टेशन कंसल्टेंट से ज़रूर लें। थैंक यू डॉक्टर शनीना, आपने बहुत अच्छा जो है हमें ब्रीफ आउट किया कि कब कब उनको जो है वो डॉक्टर या किसी एक्सपर्ट की जो है वो ओपिनियन लेना ज़रूरी होती है। मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंसेस के लिए आप ये इतनी सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की, तो इसको अगर समराइज कर सके कुछ हम 2 या 3 सेंटेंसेस में, ताकि वो चीज़ें याद रखें। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो कोशिश करें कि वो माँ जो और वो बेबी जो इस प्रोसेस में एंगेज है, उसको ज़्यादा में ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करें। दूसरी चीज़, अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई भी मिथ्स हैं, जैसे कि खाने से ब्रेस्ट फीडिंग पे कोई असरअंदाज होगा, या आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लाइक ब्लीडिंग, पेनफुल आपकी जो है वो एक्टिविटी हो रही है ब्रेस्ट फीडिंग की, तो लाजमी लैक्टेशन कंसल्टेंट या किसी एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर से ज़रूर रजू करें। तीसरी चीज़ जो ये है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग खुद भी करें, प्रमोट करें अपनी ऑफिसेज़ में, प्रमोट करें अपने घरों में, अपने आसपास के वो सारे लोगों को जो जिनको आप देखते हैं कि वो डिलीवर्ड मदर्स हैं, प्रमोट करें, एडवोकेट बने, खुद एम्बेसडर बने ब्रेस्ट फीडिंग के, और इंश्योर करें कि हम एक ऐसा माशरा हो जिसमें होपफुली टारगेट करें कि हम जो है ज़्यादा में ज़्यादा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करेंगे। पूरी दुनिया में अगर आप ये परसेंटेज देखें तो ये पहले 42-44 थी, अप्रॉक्सीमेटली अब गिर गिर कर 34% हो गई है। सो एज पेरेंट्स खुद एम्बेसडर बने और कोशिश करें कि इन फ्यूचर जब आपके हमारे बच्चे फ्यूचर जनरेशन में आए तो 100% एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के रेट्स होने चाहिए। थैंक थैंक यू सो यू सो मच। मच डॉक्टर शनीरा, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा जो है वो हमें समराइज करके ये बहुत इम्पोर्टेंट बात हमें समझाई है। और ग्लोबली भी इसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी हर 4 बच्चों में से किसी एक को करवाया जा रहा है ब्रेस्ट फीड। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल आपने जो है हमारे अवेयरनेस सेशन में प्ले किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। एंड हमारा यहाँ पर सेशन यहीं पर इख्तिताम को पहुँचता है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और तमाम देखने और सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा सेशन देखा। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ये याद रखें कि दूध पिलाना माँ की जिम्मेदारी ज़रूर है, लेकिन उस माँ को सपोर्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं अपने सेशन का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।